हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने सीखा था डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, जो किसने दिया था? वॉटसन यानी क्रिक ने दिया था। हाँ सर, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है आपके यूकैरियोट सेल में एंड प्रोकैरियोट सेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं बेटा आज की, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेटा ये पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा मीनिंग ऑफ पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा जो डीएनए होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर होता है। अब इतने से बड़े डीएनए को अब देखिए, जैसे हमारी एक छोटी सी सेल है, ये एक ऐसी सेल है बेटा जो इनविजिबल होती है। ये मान लीजिए क्या है बेटा? हमारी ह्यूमन सेल है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? इसका न्यूक्लियस हो गया। इसका न्यूक्लियस कितना होता है सर? 10⁻⁻6 मीटर डायमीटर वाला होता है। ठीक है सर। अब 2 मीटर के डीएनए को इतनी छोटी जगह में 10⁻⁻6 है। -6 का मतलब है बेटा बहुत छोटा नंबर है ये। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा? बड़ा सा डीएनए लेंगे, उस बड़े से डीएनए को इस अगर यहाँ पर रखना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? उसकी प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी? फोल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे अब आपको कह दिया जाए कि घर में एक बड़ा सा गमछा हो, आप उसको एक छोटी सी जगह में आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे? उस गमछे को वैसे ले जाकर रख देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? उसको प्रॉपरली फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ले जाके वहाँ पर रखेंगे। जब आप उसको बिना फोल्ड किए रख रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा था, लेकिन जब आपने उसकी प्रॉपर फोल्डिंग करके रख दी तब उसने क्या किया बेटा? कम जगह घेरा। ठीक है, तो डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है कि देखिए डीएनए क्या है? एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब उस लंबे मॉलिक्यूल को इतनी छोटी जगह में अगर हमको रखना है तो उसकी हमको फोल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसी फोल्डिंग करनी पड़ेगी सर? प्रॉपर फोल्डिंग करनी पड़ेगी कि अगर हमको डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा खोलना है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा खोलने, पूरा डीएनए मुझे ना खोलना पड़े। मुझे जिस हिस्से की ज़रूरत है मैं उस हिस्से को खोल लेता हूँ, पूरा डीएनए मुझे ना खोलना पड़े। इस तरीके की पैकेजिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेचर ने इस तरीके की पैकेजिंग जो है इवॉल्व की है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए पैकेजिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक लंबे से लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को एक छोटे से स्पेस में प्रॉपर फोल्डिंग के थ्रू रखना ही क्या कहलाता है बेटा? पैकेजिंग कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? तो फोल्डिंग ऑफ, सॉरी प्रॉपर फोल्डिंग आप लिखो, आप प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ डीएनए, proper folding of DNA to kept in small space। ठीक है, स्मॉल स्पेस में रखने के लिए डीएनए की प्रॉपर फोल्डिंग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? पैकेजिंग का नाम देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड पैकेजिंग। तो सवाल क्या उठता है बेटा? वाई पैकेजिंग। सवाल ये है कि पैकेजिंग क्यों होती है। एक मिनट बेटा, मुझे चेक करें तो सब बराबर दिख रहा है? हाँ बेटा, सब दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि हमें पैकेजिंग क्यों करनी है। अभी मैंने कहा कि जैसे ह्यूमन सेल का जो ह्यूमन डीएनए होता है बेटा, वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। अब इतने लंबे डीएनए को इतनी छोटी जगह में अगर आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी फोल्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ सर, फोल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतने बड़े डीएनए को कहाँ रखना है? इस छोटी सी जगह में रखना है। जैसे आप कभी दुकान में गए होगे, आपने दुकान देखी होगी, अगर साड़ी वगैरह की दुकान में अपनी मम्मी पापा के साथ कभी गए होगे आपने देखा होगा ना कि वो जो शॉपकीपर होता है उसने साड़ी को कैसे रखा होता है? वो फोल्ड करके रखता है। ठीक है, अगर उसने कभी साड़ी दिखाई भी होगी ना तो पूरी तरीके से नहीं खोला होगा, उसने साड़ी का एक साइड खोल के आपको दिखा दिया होगा कि लीजिए देख लीजिए आप। ठीक है, पूरी साड़ी नहीं खोलते हैं जल्दी, क्योंकि उनको फोल्ड करने में फिर बाद में दिक्कत होती है। तो वो साड़ी कैसे रखी रहती है बेटा? फोल्ड करके ही रखी रहती है। ठीक है, होती तो बहुत लंबी है लेकिन रखी कैसे रहती है? फोल्ड करके रखी रहती है।
बात समझ आई। तो एक किसी बड़ी चीज़ को अगर किसी छोटी जगह में रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। आपकी ये शर्ट ही है, अगर आपको इसको एक छोटी जगह में रखना है, आपके बैग में एक छोटा सा पैक, मान लीजिए एक छोटा सा वो कंपार्टमेंट है जिसमें आपको रखना है इसको, तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्रॉपरली फोल्ड करेंगे कि आप ऐसे ही भर देंगे उसको। आप भर देंगे ऐसे तो ज़्यादा जगह लेगा, आप प्रॉपरली फोल्ड करके डालेंगे तो कम स्पेस लेगा। तो कम स्पेस, इतने बड़े डीएनए को इसमें डालने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, इसकी प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए। तो पहली बात क्या लिखेंगे, वाई पैकेजिंग में पहली बात क्या लिखेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल लेंथ इज़ वेरी लॉन्ग। डीएनए मॉलिक्यूल लेंथ इज very long and it is kept in a small space। कितना स्मॉल स्पेस है बेटा, 10 की पावर -6। किसका है ये, न्यूक्लियस का है। इन स्मॉल स्पेस, दैट्स वाई फोल्डिंग नीडेड। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ होती है बेटा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको एक छोटी जगह में रखने के लिए, कितनी छोटी जगह में, 10 की पावर -6। ये न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, 10 की पावर -6 है। इसमें रखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 10 की पावर -6 मीटर है, हाँ ऐसे याद रखना, 10 की पावर -6 मीटर कि छोटे से स्पेस में रखने के लिए हमने क्या कर दी, इसकी फोल्डिंग कर दी। ठीक है सर, अब फोल्डिंग भी कैसे करनी है बेटा, द फोल्डिंग शुड बी प्रॉपर। फोल्डिंग कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर फोल्डिंग होनी चाहिए। प्रॉपर फोल्डिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर फोल्डिंग का मतलब यह है कि आप पूरे डीएनए को ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए। अगर डीएनए की जिस साइड की आपको ज़रूरत है उस साइड को आप आराम से खोल दीजिए, बाकी सारा वैसे ही फोल्डेड रहने दीजिए। जिस डीएनए के जिस पार्ट की आपको ज़रूरत है आप केवल उसको आप बाहर करके अनफोल्ड कर लीजिए, बाकी पार्ट को फोल्डेड रहने दीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमें जिस पार्ट की ज़रूरत है उस पार्ट को हम केवल उसी पार्ट को अनफोल्ड कर पाएँ, बाकी सारा फोल्डेड ही रहने दें। इस तरीके की फोल्डिंग को क्या कहते हैं बेटा, इस तरीके की फोल्डिंग को आप क्या कहते हैं, इस तरीके की फोल्डिंग को प्रॉपर फोल्डिंग कहते हैं, कि उसको अनफोल्ड करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, द फोल्डिंग शुड बी प्रॉपर बिकॉज इट कैन बी ओपन व्हेन इट नीडेड। मतलब जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तब हमें इसको आराम से खोल सके, हमको इस तरीके की फोल्डिंग करनी है। तो द फोल्डिंग शुड बी प्रॉपर, द फोल्डिंग should be proper as when we need, as it can open, लिखो it can open when needed। तो डीएनए की फोल्डिंग कैसे होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ज़रूरत हो तब इसको आसानी से क्या किया जा सके, खोला जा सके। अब सर सवाल ये उठता है कि डीएनए को खोलना क्यों है, तो देख बेटा हमें क्या पता है, हमें पता है एक सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस होती है, उसको डिस्कस करेंगे हम आगे। बट अभी के लिए हम क्या जानते हैं कि मेरा ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है बेटा, एक एमआरएनए बनता है। हाँ सर, एमआरएनए से क्या बनती है बेटा, प्रोटीन बनती है। ठीक है, और डीएनए से क्या होता है, और डीएनए से एक नया डीएनए भी बनता है। ठीक है, तो देख बेटा इधर डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या है बेटा, ट्रांसलेशन है। और डीएनए से डीएनए का बनना क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या है बेटा, ये आपका रेप्लिकेशन है। तो बेटा जब हमको डीएनए से डीएनए बनाना होगा तब भी हमको उसको ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ सर पड़ेगी, तो वो क्या है बेटा, वो रेप्लिकेशन के लिए हम ओपन कर रहे हैं। अगर हमको डीएनए से एमआरएनए बनाना है तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तब भी मुझे डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। तो जब भी डीएनए को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर डीएनए से एमआरएनए की बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमको डीएनए को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, डीएनए की प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए ताकि उसे आसानी से खोला जा सके। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आई बेटा। यहाँ तक अगर बात समझ आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्या लिखेंगे बेटा, आगे बढ़ के हम लिखेंगे कि डीएनए को पैक कहाँ किया जाता है, सर सेल में किया जाता है। अब सेल तो बेटा दो टाइप का,
सेल कितने टाइप का, सेल आपका 2 टाइप का, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो आपकी डीएनए की पैकेजिंग होती है क्या वो केवल यूकैरियोटिक में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस तो केवल यूकैरियोटिक में होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसकी भी पैकेजिंग होती है, ठीक है। कैसे होती है वो आइए हम लोग सीखते हैं। तो बेटा हम लोग क्या सीखेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा, हम लोग सीख रहे हैं बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए अकर्स बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देख बेटा, जो डीएनए की पैकेजिंग होती है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे बेटा डीएनए फोल्डिंग यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो सर आपने तो कहा कि डीएनए को फोल्ड करके न्यूक्लियस में डालना है, लेकिन यहाँ पर तो न्यूक्लियस ही नहीं, तो फोल्ड कैसे करेंगे, कहाँ डालेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ डालते हैं। सबसे पहली बात है बेटा, मेरे पास क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है सर। ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है। न्यूक्लियस नहीं होता बेटा इसमें, इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए इसको मैंने ऐसे बना दिया। और ये क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर का इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कह दो, प्रोटोप्लाज्म कह दो, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका प्रोटोप्लाज्म है। हम लिखते हैं क्या बेटा, ये क्या है बेटा, डीएनए विदाउट फोल्डिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए क्या है बेटा, बिना फोल्ड हुए कहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमको करनी है इसकी फोल्डिंग, क्योंकि इसको भी बेटा देखो, व्हेन डीएनए इज नॉट फोल्डेड इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज स्कैटर्ड इन प्रोटोप्लाज्म। व्हेन डीएनए, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, व्हेन डीएनए इज नॉट फोल्डेड it is scattered in protoplasm of prokaryotic cell। अगर डीएनए की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई तो वो क्या होता है बेटा, स्कैटर्ड रहता है। कहाँ पर? वो स्कैटर्ड रहता है आपके प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बेटा फोल्डिंग। अगर फोल्डिंग हो गई, किस में, डीएनए में फोल्डिंग हो गई, ठीक है। अगर डीएनए में प्रॉपर फोल्डिंग हो गई तो वो ऐसे ऐसे लूप बनाता हुआ बेटा कहाँ पर आ जाता है, सेंटर पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, डीएनए विथ प्रॉपर फोल्डिंग। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर इसकी फोल्डिंग नहीं होती, यहाँ पर डीएनए क्या हुआ है, फोल्ड हो गया, ठीक है। अब जब डीएनए फोल्ड होता है ना, तो जब डीएनए फोल्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो क्या बनाता है बेटा, लार्ज लूप्स बनाता है। वो क्या बनाएगा बेटा, लार्ज लूप्स बनाएगा। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, लार्ज लूप्स हैं। ये क्या है बेटा, लार्ज लूप्स हैं। तो ये क्या है, लार्ज लूप्स फॉर्म्ड बाय फोल्डेड डीएनए। फोल्डेड डीएनए द्वारा बनाए गए क्या है बेटा, ये लार्ज लूप्स हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब डीएनए फोल्ड नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में तो कहाँ फैला हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, बराबर बात है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब डीएनए की फोल्डिंग हुई तो डीएनए की फोल्डिंग जब होती है ना तो वो एक बड़े बड़े ऐसे क्या बना लेता है, लूप बना लेता है। और लूप बना के कहाँ जाता है, एक रीजन में आके
इकट्ठा हो जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिस रीजन में इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जिस एरिया में ये फोल्डिंग हुई है ना, जहाँ पर आपका फोल्डेड डीएनए पड़ा हुआ है ना, इसको तो न्यूक्लियस कह नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फोल्डिंग होने के बाद ये जो एरिया है ना, किसका, बैक्टीरियल सेल का बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो एरिया है ना बेटा, इस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, तो सर न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज द एरिया इन बैक्टीरियल सेल वेयर फोल्डेड डीएनए इज फाउंड, यानी यहाँ पर आपका फोल्डेड डीएनए पाया जाएगा। उस एरिया को आपने क्या कह दिया बेटा, उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं किसका, न्यूक्लियोइड का। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा न्यूक्लियोइड होता है, हाँ सर न्यूक्लियोइड होता है। कहाँ पर होता है बेटा, बैक्टीरियल सेल में होता है। क्या है वो न्यूक्लियोइड जो है ना, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको क्या पाया जाएगा, आपका फोल्डेड डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, डीएनए की फोल्डिंग हो रही है, अब बड़ा सा डीएनए है, अब बड़े से डीएनए को कैसे फोल्ड करेंगे? ठीक है, बड़े से डीएनए को कैसे फोल्ड करेंगे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। एक मिनट बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बड़ा साइज है डीएनए है। अब इस बड़े से डीएनए को मुझे क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे चारों तरफ इसके क्या करता हूँ, देख ऐसे, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको चारों तरफ ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। देख, इसको क्या किया मैंने, इसके अराउंड देखो ऐसे रैप कर दिया। था बड़ा सा, लेकिन अब कैसे कर दिया, छोटा सा कर दिया है। ठीक है, और छोटा करना है, लो और ज़्यादा छोटा कर दिया। ठीक, अब देखो छोटे से एरिया में आ गया ना, है तो इतना बड़ा सा है, तो ये इतना बड़ा सा, देखो ये इतना बड़ा सा है, लेकिन इसको रैप करके मैंने कहाँ कर दिया बेटा, एक छोटे से एरिया में कर दिया। तो सर ठीक है, अगर किसी डीएनए को मुझे छोटा करना है तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अराउंड उसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगा, जिसके अराउंड उसको रैप करूँगा मैं। अब मेरे पास अगर ये मार्कर नहीं होता तो क्या मैं इसको ऐसे रैप कर पाता, किसके अराउंड रैप करता, तो मैं इसको फोल्ड कर पाता, नहीं कर पाता। तो सर देखिए, यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक में क्या होता है, इस मार्कर की जगह पर होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड क्या किया जाता है, डीएनए को रैप किया जाता है। लेकिन हमने पढ़ा है सर क्लास 9th में या फिर 11th में भी हमने पढ़ा होगा कि सर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, उनमें हिस्टोन्स नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, उनमें हिस्टोन्स नहीं होती। तो सर फिर आप ये बताइए कि कैसे फिर फोल्डिंग होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होता है। अभी हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में फोल्डिंग के बारे में, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसके अराउंड ये आपका डीएनए ऐसे रैप होता है। ठीक है, लेकिन वो हिस्टोन इस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। तो सर डीएनए को रैप करने के लिए कोई तो प्रोटीन होनी चाहिए बेटा, हाँ होनी चाहिए, और होती भी है। ठीक है, एनसीईआरटी ने नहीं बताया आपको, उसने कहा कि हिस्टोन्स के अलावा कुछ अदर प्रोटीन्स होती हैं जो इसकी पैकेजिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन हमको क्या पता है, हम पढ़ते हैं बेटा पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनके अराउंड डीएनए रैप करता है, कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग में जो प्रोटीन हेल्पफुल होती है ना, वो कौन सी होती है बेटा, पॉलीएमीन्स। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, सम पॉलीएमीन्स प्रोटीन, सम पॉलीएमीन protein are responsible for packaging of DNA in prokaryotic cell। ठीक है बेटा, बात समझ आई यहाँ तक। कुछ पॉलीएमीन्स होती हैं, कुछ पॉलीएमीन्स प्रोटीन्स होती हैं जिनके अराउंड डीएनए रैप करता है। ठीक है, और रैप करने के बाद क्या बना लेता है, ऐसे लार्ज लूप्स बना लेता है, और एक जगह आके ऐसे कंडेंस हो जाता है, और इस एरिया को बेटा आपने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोइड दे दिया। ठीक है, प्रोटीन कौन से हैं बेटा, पॉलीएमीन्स है, दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन। तो नोट डाल के आप एक बात लिख लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक cells do not have histones। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इसको रफ करता हूँ मैं। एक बेटा थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। इसको थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से हमको कवर करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि विदिन 1 आवर कंप्लीट हो जाए, बट नहीं हुआ तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। फिर उसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक से आए हुए नीट PYQs को।
ठीक है, चलिए इसको रफ करता हूँ बेटा मैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं बेटा हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होनी है ये समझते हैं। देख बेटा, यूकैरियोटिक में ना डीएनए की पैकेजिंग को समझने के लिए ना हमको सेल साइकिल के फेजेस को समझना होगा। ठीक है, किसको बेटा, देखो एक सेल जो होती है ना वो एक सेल साइकिल के थ्रू गुजरती है। ठीक है, इसमें इंटरफेज आता है, यम फेज आता है, 11th में आपने सीखा होगा। तो सबसे पहले डीएनए की पैकेजिंग को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ना हमको समझना होगा सेल साइकिल के फेजेस को। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं बेटा फेजेस इन सेल साइकिल। ठीक है, तो पहली बात तो जो डीएनए की पैकेजिंग है ना, डीएनए को पैकेजिंग जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे बेटा, फेजेज इन सेल साइकिल से। सेल साइकिल के जो फेजेज हैं ना उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग सेल साइकिल के फेजेस को समझते हैं। एक मिनट बेटा चेक कर लेने दो मुझे, वो उधर बराबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे बेटा, फेजेज इन सेल साइकिल से। ठीक है, तो पहली बात यहाँ लिख लेते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हम लिखते हैं बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड with phases of cell cycle। ठीक है, अब एक सेल साइकिल ड्रा करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक सेल साइकिल का छोटा सा डायग्राम है। ठीक है सर, सेल साइकिल का पहला फेज होता है बेटा G1 फेज, देन आता है S फेज, देन आता है बेटा ऐसे G2 फेज, देन आता है आपका M फेज। ठीक है, G1, S एंड G2 इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर लें ऐसे ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेज को हम लोग नाम देते हैं बेटा इंटरफेज का। क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेज का कहते हैं। ठीक है, यस फेज वो फेज होता है जहाँ पर डीएनए अपने आप को डबल करता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की कॉपी होती है, यानी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? यानी क्या होगा बेटा, जैसे एक कोई सेल है, उस सेल को डिवाइड करना है तो पहले वो G1 फेज़ में जाएगी, उसके बाद S फेज़ में जब जाएगी तो उसका जो डीएनए है ना वो अपने आप को क्या करता है, डबल कर लेता है। डीएनए का अमाउंट अगर 2C है तो S फेज़ में आने के बाद वो कितना हो जाता है, 4C हो जाता है। ठीक है, तो S फेज़ में आने के बाद डीएनए डबल हो जाता है। तो हमें क्या सीखना है बेटा कि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब डीएनए को क्या करना पड़ता है, एक छोटी सी जगह अगर रखना है न्यूक्लियस में तो डीएनए को क्या करना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब डीएनए का कंडेंसेशन कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है नीचे वो मैं बना रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें प्लीज़। देखिए मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक डीएनए है। ठीक है, डीएनए जब थोड़ा सा कंडेंस होता है ऐसे तो ये बन जाता है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और जब बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है बेटा तब ये बनाता है क्या, तब ये बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाएगा बेटा, तब ये बनाता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, ये है सर क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा, ये है आपका क्रोमेटिन।
और ये क्या है बेटा, ये है हमारा डीएनए। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये। अगर मुझे डीएनए से एक डीएनए बनाना है, मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है रेप्लिकेशन। ठीक है, मुझे रेप्लिकेशन कराना है तो मुझे इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ऐसे खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद एक की डायरेक्शन अगर बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, हमने सीखा है। फिर बेटा इसको देखकर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से एक स्ट्रैंड बनता है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है बेटा, सबसे पहले ज़रूरी है कि मुझे इस डीएनए को जो ऐसा उलझा हुआ है, सबसे पहले मुझे इसको खोलना पड़ेगा। अगर मुझे डीएनए से क्या बनाना है, दोबारा से एक नया डीएनए तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर देख बेटा, एक डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड से क्या तैयार हो गए, 2 डीएनए तैयार हो गए। इस स्ट्रैंड से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हुआ, इस स्ट्रैंड से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हुआ। बाद में ये क्या कर लेंगे बेटा, ऐसे 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 2 नया डीएनए तैयार कर लेंगे। देखो, ठीक, अब सवाल ये था कि मुझे अगर इस डीएनए में रेप्लिकेशन करा के ये बनाना है, यहाँ से अगर मुझे ये बनाना है, इस प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ रेप्लिकेशन। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, रेप्लिकेशन कह रहा हूँ। अगर इस स्ट्रैंड से मुझे क्या कराना है बेटा, इस डीएनए से मुझे 2 नए डीएनए बनाने हैं, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कराने के लिए मुझे इस डीएनए को ओपन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि इस डीएनए में, ये डीएनए था, डीएनए को थोड़ा सा मैंने कंडेंस किया, क्या बना बेटा, वो क्रोमेटिन बना। थोड़ा और कंडेंस किया, क्या बना, वो बना आपका क्रोमोसोम। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है, थोड़ा कम कंडेंस फॉर्म है, तो एक तो कंडेंस है ही नहीं। तो अगर मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएनए को खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? हाँ सर, खोलना पड़ेगा। तो आपसे सवाल ये है बेटा कि कौन से डीएनए को खोलना आसान है? ये भी डीएनए की कंडेंस फॉर्म है, जिसको मैं क्रोमेटिन कह रहा हूँ। क्रोमोसोम भी डीएनए की क्या है, कंडेंस फॉर्म है, इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी मेरा क्रोमोसोम का, सॉरी, डीएनए का कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को ओपन करना आसान है, इस फॉर्म में ले आना आसान है, या फिर क्रोमेटिन को ले आना आसान है? तो आप कहोगे सर क्रोमेटिन को ले आना आसान है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि जो एस फेज़ होती है ना, एस फेज़ में जो मेरा डीएनए होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस फेज़ में बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, इस फेज़ में भी क्या होती है, बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों की सिंथेसिस होती है। तो इसमें भी मुझे क्या है, एंजाइम्स की आवश्यकता है, इसमें भी मुझे क्या है, एंजाइम्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए से मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक एमआरएनए, तब पर भी क्या करना पड़ेगा बेटा, तब पर भी मुझे इस डीएनए को ऐसे ओपन करना पड़ेगा। इसके एक स्ट्रैंड को कॉपी करके मेरा क्या बना, ऐसे एमआरएनए बना, जो न्यूक्लियस से क्या होता है बेटा, ऐसे बाहर आता है। अब आप मुझे बताओ कि एमआरएनए बनाने के लिए भी मुझे डीएनए को ओपन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? हाँ सर, करना पड़ा। तो ओपन कहाँ से, किस फॉर्म को ओपन करना आसान है, कौन से कंडेंस फॉर्म को ओपन करना आसान है, क्रोमोसोम को या फिर क्रोमेटिन को? तो आप कहोगे सर क्रोमेटिन को आसान है, क्योंकि लेस कंडेंस फॉर्म है। तो जो लेस कंडेंस है बेटा, उसको ओपन करना आसान है, तो इस क्रोमेटिन को क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस डीएनए से मुझे क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, उस डीएनए की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, कंडेंस फॉर्म, तो वो होती है बेटा क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिन को ओपन करना आसान होता है। अच्छा, ये जो एमआरएनए है आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, एक प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है ना, ये जो आपकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसका काम करेगी सर, ये काम करेगी एंजाइम का। ठीक है, यहाँ भी एंजाइम चाहिए, यहाँ भी एंजाइम चाहिए, तो उसका मतलब मुझे यहाँ भी प्रोटीन चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब मुझे डीएनए से एमआरएनए बनाने की ज़रूरत इस फेज़ में भी है और इस फेज़ में भी है। तो इसका मतलब मुझे इस फेज़ में भी डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, इस फेज़ में भी डीएनए को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो डीएनए के कौन से कंडेंस फॉर्म को ओपन करना आसान है, तो सर क्रोमेटिन को आसान है। तो इसका मतलब कि चाहे वो G1 हो, चाहे वो एस फेज़ हो, चाहे वो G2 फेज़ हो, यहाँ पर मेरा डीएनए जो होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो होता है क्रोमेटिन फॉर्म में। बात समझ आ गई? क्रोमेटिन फॉर्म वो फॉर्म है ना जहाँ डीएनए थोड़ा सा लेस कंडेंस होता है, डीएनए को ओपन करना थोड़ा सा आसान है। ओपन करने की क्यों ज़रूरत है, हमको क्या कराना है, हमको डीएनए से एमआरएनए बनाना है, तब भी ओपन करना पड़ेगा। कौन से फेज़ में, G1 और G2 में। तो मुझे डीएनए किस फॉर्म में चाहिए सर, क्रोमेटिन में चाहिए। ठीक है, डीएनए से मुझे डीएनए बनाना है, तब भी मुझे डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, तो सर डीएनए किस फॉर्म में चाहिए, क्रोमेटिन में चाहिए।
तो इसका साफ सा मतलब है कि G1 फेज, S फेज या G2 फेज, इन तीनों में डीएनए की कौन सी कंडेंस फॉर्म पाई जाती है, तो वो क्रोमेटिन है। डीएनए कंडेंस होकर कौन से फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन में रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। फिर चलते हैं बेटा यम फेज में। यम फेज में क्या होता है बेटा, यम फेज में डीएनए जो है हाईली कंडेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको ओपन होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो जब ओपन होने की जरूरत नहीं है तो वो हाईली कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, यानी क्रोमोसोम में आ जाता है। तो यहाँ से मैंने दो बातें सीख ली हैं। मैंने क्या सीखा कि इंटरफेज में, इंटरफेज का मतलब G1, S और G2 इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो G1, S एंड G2 में जो मेरा डीएनए है उसकी कंडेंस फॉर्म क्रोमेटिन होती है, जबकि M फेज में जो डीएनए है ना वो क्या होता है बेटा, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो क्रोमोसोम फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल का क्या मतलब है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल का मतलब इन तीन फेज में डीएनए क्रोमेटिन के कंडेंस फॉर्म में होगा। ठीक है, और यम फेज में डीएनए किस फॉर्म में होता है बेटा, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन के लिए होगा G1 और G2 में, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए होगा किसमें, इसको आप क्या कहते हो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर ये ओपन होगा, तो इसलिए क्रोमेटिन फॉर्म में, और इस प्रोसेस के लिए बेटा ये यहाँ पर ओपन होगा, तो इसका मतलब डीएनए इस फॉर्म में। तो अब मैं कुछ चीज़ें हैं बेटा, दो पॉइंट्स तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि द फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। ये जो सेल साइकिल के फेजेस हैं ना, वो डीएनए के कंडेंसेशन से डायरेक्टली रिलेशन रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं, हाँ सर रख रही हैं। तो यही बात बेटा मैं लिखता हूँ। पहली बात क्या लिखेंगे, पहली बात लिखेंगे बेटा फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज डायरेक्टली रिलेटेड, इज डायरेक्टली रिलेटेड with condensation of, with condensation of डीएनए। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखूंगा, इन इंटरफेज, इंटरफेज की बात कर रहा हूं, यानी G1, S एंड G2 की बात कर रहा हूं। इन इंटरफेज, इन इंटरफेज it means G1, S and G2 phase. The DNA is found, the DNA is found in nucleus, in the form of chromatin। ठीक है, अब देख बेटा मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ और डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करना है कर ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ बेटा। मैं आपको दो सेल बना के देता हूँ। ठीक है, एक सेल होगी इंटरफेज में और एक होगी यम फेज में। ठीक है, मैं आपको दो सेल बना के दे रहा हूँ। एक सेल ये है यूकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड सेल बेटा ये है। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है हमको। ठीक है, ये सेल किस में है बेटा, ये सेल मेरी इंटरफेज में है। किस में है बेटा, इंटरफेज में। इंटरफेज का मतलब या तो G1 में है, या तो S में है, या तो फिर G2 में है। ठीक है सर, ये सेल मेरा बेटा जो है ना, ये किस में है, ये है M फेज में। किस में है बेटा, ये है M फेज में। ठीक है, अब जो इंटरफेज सेल होगी ना उसका होगा न्यूक्लियस। हाँ सर, यम फेज में जो सेल होगी ना उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर स्टार्ट होना होगा, मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। फिर एक टाइम आएगा कि टोटली क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इंटरफेज के टाइम पर डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कंडेंस होता है। किस फॉर्म में, ये है बेटा क्रोमेटिन के फॉर्म में। लेकिन जब यम फेज में पहुँचता है ना, तो ये बन जाता है किस फॉर्म में बेटा, क्रोमोसोम के फॉर्म में, यानी वो बन जाएगा कुछ ऐसे इस फॉर्म में। अब न्यूक्लियस देख बेटा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि न्यूक्लियस क्या होगा, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, और ये आपका जो क्रोमोसोम है बेटा ये कहाँ आ जाएगा सर, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेस का जो डीएनए है वो कंडेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, किस फॉर्म में बेटा, क्रोमेटिन के फॉर्म में। ठीक है,
दूसरी बात क्या लिखूँगा, सॉरी तीसरी बात मैं क्या लिखूँगा कि इन एम फेज द डीएनए इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस और इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में भी हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस डिसअपियर होता हुआ न्यूक्लियस हो सकता है, या फिर कहाँ हो सकता है, कहाँ पर बेटा, साइटोप्लाज्म में, इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन एम फेज द डीएनए is found in न्यूक्लियस, जो कैसा हो रहा होगा बेटा, जो डिसअपियरिंग हो रहा होगा, मतलब जो गायब हो रहा होगा, और इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। बात समझ आई बेटा। डीएनए जो है वो कंडेंस फॉर्म में कब आता है, क्रोमोसोम के रूप में, जब वो सेल कहाँ पहुँचती है, एम फेज में, जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। क्रोमोसोम को जब डिवाइड होना होता है एम फेज में, उस फेज में क्या होता है कि ये जो आपका डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। कौन से कंडेंस फॉर्म में, क्रोमोसोम में। ठीक है, अब फिर हम लोग चलते हैं बेटा चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट मेरा क्या कहता है, चौथा पॉइंट मेरा ये कहता है कि G1 और G2 में मैंने अभी क्या कहा कि हमको चाहिए होती हैं प्रोटीन्स। मुझे क्या चाहिए हैं, प्रोटीन्स चाहिए। डीएनए से प्रोटीन बनाना है तो मुझे इसका ट्रांसक्रिप्शन करा के क्या बनाना पड़ेगा, एमआरएनए बनाना पड़ेगा, फिर इसका ट्रांसलेशन करा के क्या बनानी पड़ेगी बेटा, प्रोटीन बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। तो अब इस डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैं कहता हूँ ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहता हूँ बेटा, मैं इसको कहता हूँ ट्रांसलेशन। अब मैं कहता हूँ कि डीएनए को मुझे ओपन कराना है क्या बनाने के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए। तो सर मैं कौन कौन सी फेज में करा सकता हूँ? सर देखिए, वो कहाँ कहाँ पर करा सकते हैं हम, G1 में करा सकते हैं, एस में करा सकते हैं, सॉरी G2 में करा सकते हैं। एस में क्या कराना है, एस में जब रिप्लिकेशन कराना होगा तब ओपन कराएंगे। तो चौथी बात मैं लिख सकता हूँ कि डीएनए इज ओपन, डीएनए कैन बी ओपन फॉर ट्रांसक्रिप्शन in G1 and G2 phase। फिफ्थ बात मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, फिफ्थ बात मैं लिख सकता हूँ कि डीएनए कैन बी ओपन फॉर रेप्लिकेशन इन विच फेज, इन एस फेज। तो डीएनए कैन बी ओपन in S phase for replication। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कहाँ ओपन हो सकता है सर, एस फेज में ओपन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखेंगे बेटा, एंड डीएनए इज मोस्ट कंडेंस इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन एम फेज। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए जो है ना वो क्रोमैटिन के फॉर्म में कब रहेगा, तो सर वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा G1, S एंड G2 फेज में। सर वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कब रहेगा, तो बेटा वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा किसमें, वो रहेगा बेटा आपकी M फेज में। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो बेटा, तो फिर आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम लोग चलते हैं लेवल ऑफ फोल्डिंग में। पहले डीएनए की फोल्डिंग के कई लेवल्स होते हैं। पहला लेवल न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलुलॉइड, फिर क्या होगा बेटा, क्रोमैटिन बनेगा, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, देन क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग चेक करेंगे लेवल ऑफ कंडेंसेशन को। ठीक है, लेवल ऑफ पैकेजिंग को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। ठीक, फटाफट कर लेते हैं बेटा, क्योंकि शहर में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा समस्या है। बस कुछ ही दिन की बात है बेटा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, तो बस एक आध वीक और मैनेज कर लीजिए आप, फिर डेली प्रॉपर आपको डबल चैप्टर के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए की।
किसमें? यूकैरियोट्स में। तो पहली बात लिखेंगे कि यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है। मैंने अभी क्या कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग होती है, जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग होती है वो कैसे होती है बेटा? वो पॉलीएमिन्स प्रोटीन के साथ में होती है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग होती है बेटा, वो एक खास तरीके की प्रोटीन्स के साथ में होती है, उसको आप कहते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहोगे? हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? इन यूकैरियोट्स, in eukaryotes DNA packaging occurs, DNA packaging occurs with the help of a protein, with the help of a protein called हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एक खास तरीके की प्रोटीन के कारण क्या होती है बेटा? इसमें पैकेजिंग होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है बेटा हमने? जिसका नाम रखा है हमने हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी हमको कुछ जानना चाहिए। हाँ सर, जानना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हम लोग किसके बारे में लिखते हैं? हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोन के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे हिस्टोन के बारे में। सबसे पहले क्या बात करेंगे? हिस्टोन क्या है? देख बेटा, डीएनए को आप क्या कहते हो? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहोगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए को अगर कोई एसिडिक मटेरियल है, अगर यहाँ से कोई बेसिक मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके यानी चिपका लेगा। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटीन जो होती है ना, बेसिक प्रोटीन होती हैं, और कैसे होती हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो क्या लिखेंगे पहली बात कि हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन। क्यों बेसिक होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, एंड दे हैव पॉजिटिव चार्ज। इनके पास क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि हिस्टोन क्या है बेटा? बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि डीएनए के पास जो शुगर से जुड़ा हुआ फॉस्फेट होता है ना 5th कार्बन पर, उसके पास क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है। उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? हिस्टोन है, ठीक है। कैसी प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? हाँ, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन जो है बेटा, है तो प्रोटीन है, किसकी बनी होगी? ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन भी किससे बनी होगी? ये प्रोटीन भी बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बेटा होते हैं 20 टाइप के। कितने टाइप के? देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। मेनली आपके जो बॉडी में पाए जाने वाले अमीनो एसिड हैं वो कितने हैं? 20 टाइप्स के हैं, ठीक है। 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो जिन्हें हम बाहर से लेते हैं, नॉन इसेंशियल वो जिनमें हमें बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है। जैसे अभी पिछले चैप्टर में बात की थी आपने टायरोसिन अमीनो एसिड के बारे में, और आपने बात की थी फिनाइल एलानिन के बारे में। फिनाइल एलानिन कैसा था बेटा? वो इसेंशियल था, बाहर से लेना पड़ता था। टायरोसिन कैसा था? नॉन इसेंशियल था। फिनाइल एलानिन से आप क्या करते थे? उसको एक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट करके टायरोसिन बनाते थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? हाँ सर, क्लियर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हिस्टोन है बेटा, ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन जो होती है ना, बहुत सारी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। वो अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के बेटा? 20 टाइप्स के। तो अगर आपके पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से बनी हुई हिस्टोन है, तो उसमें तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हिस्टोन में अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन उसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन, क्या बेटा? आर्जिनिन एंड लाइसिन जो एक बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, इनके नंबर से ज़्यादा होते हैं। मेरे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन मैं नहीं जानता हूँ कैसी है, लेकिन मैं एक चीज़ तो इसमें जान गया हूँ कि इसमें जो अमीनो एसिड है ना, उन अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, जिनके नंबर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो आर्जिनिन है और जो लाइसिन है, जो आर्जिनिन है, जो लाइसिन है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर इनके नंबर इस प्रोटीन में ज़्यादा हैं तो ये प्रोटीन भी कैसे होगी बेटा? बेसिक होगी।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि हिस्टोन इज मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड बट नंबर ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड आर वेरी हायर इन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हिस्टोन्स आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर मेड अप ऑफ many amino acid but they are rich in but they are rich in but they are rich in arginine and they are rich in arginine and lysine amino acid which are बेसिक अमीनो एसिड। जो कैसे हैं बेटा, जो बेसिक अमीनो एसिड है, विच आर बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, बहुत तरीके के अमीनो एसिड से बनी होती है, बट दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड विच आर बेसिक अमीनो एसिड। अब सवाल ये है थोड़ा सा बेटा, हम जब पढ़ते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम आपको दे पाएँ। जब हम पढ़ते हैं और जब पढ़ाते हैं ना उसके बाद कोशिश करते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हुए दे पाएँ। अब सवाल यहाँ पर ये आ गया कि इन अमीनो एसिड में, इस आर्जिनिन में और इस लाइसिन में ऐसा क्या था जिसने इसको बेसिक बना दिया। ठीक है, तो देखो एक टिपिकल अमीनो एसिड क्या होता है, बीच में एक बेटा कार्बन होता है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर एक एमीन ग्रुप होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक H होता है। ये वाला एसिडिक ग्रुप है, ये वाला बेसिक ग्रुप है और यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी पर एक R चेन होती है। जी मेरे पास जितने भी अमीनो एसिड होंगे, अगर 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो उन सभी अमीनो एसिड्स में ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप, एमीन ग्रुप, कार्बन एंड ये हाइड्रोजन, ये सेम होने वाला है। उसमें अंतर क्या होता है बेटा, अंतर होता है आर का। किसका अंतर होता है, आर का। जैसे देख, अगर यहाँ पर मैंने H लगाया तो क्या है, ये ग्लाइसिन है, CH3 लगा दिया तो एलानिन बन गया। क्या बन गया, ये CH3 लगा दिया तो एलानिन बन गया। देखो ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, नीचे का ये आर वाला पोर्शन मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। तो ये आर ग्रुप अगर बदला तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड क्या होता है, बदल जाता है। अब आर ग्रुप में अगर बहुत ज़्यादा ये वाले ग्रुप हैं, आर ग्रुप में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये अमीनो एसिड कैसा होगा बेटा, ये आपका एसिडिक होगा क्योंकि एसिड है ज़्यादा इसमें। इस आर वाले ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप हैं यानी NH2 ग्रुप हैं इसमें, ठीक है, NH2 ग्रुप अगर इसके अंदर हैं तो ये अमीनो एसिड कैसा होगा बेटा, ये आपका बेसिक होगा। ठीक है, तो इस आर्जिनिन और लाइसिन के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत इस आर वाले ग्रुप में क्या होते हैं, कई एमीन ग्रुप होते हैं जिसके कारण ये अमीनो एसिड कैसे हो जाते हैं बेटा, बेसिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आर वाले पार्ट में क्या होते हैं, एमाइन ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, एमाइन ग्रुप। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एक बात और लिखना चाहो तो लिख लो कि आर्जिनिन एंड लाइसिन आर बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज, विच आर बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज they have extra NH2 group, they have extra NH2 group in R chain। उनकी R चेन में क्या होता है, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई हमारी हिस्टोन की, कि हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। ठीक है, हाँ सर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सॉरी हिस्टोन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। यार मिस्टेक हो गया बेटा, ध्यान देना इसको। DNA जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन जो होता है बेटा कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं बेटा, इनमें बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से, आर्जिनिन एंड लाइसिन, जो इसे क्या बनाते हैं बेटा, जो इसे बेसिक भी बनाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब कितने टाइप की हिस्टोन पाई जाती है सर DNA पैकेजिंग में, तो देयर आर following types of histones are
इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग में निम्न प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है बेटा? सबसे पहले लिखता हूं मैं H1। कौन कौन से स्टोन है? H1, जिसकी केवल एक यूनिट चाहिए। जिसकी क्या चाहिए? केवल एक यूनिट। फिर आती है बेटा H2A, जिसकी कितनी यूनिट चाहिए होती हैं? सर 2 यूनिट चाहिए होती है। ठीक है, ये क्या चाहिए बेटा? H2A की 2 यूनिट। फिर आती है H2B, H2 की A चाहिए और H2 की B चाहिए। कितनी चाहिए सर? ये भी 2 चाहिए। कितनी चाहिए? ये भी आपको 2 चाहिए। ठीक है सर। फिर आती है H3 एंड H4। H3 की भी आपको कितनी चाहिए? सर 2 चाहिए। एंड H4 की भी कितनी चाहिए बेटा? H4 की भी हमें सर 2 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा? ये H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2-2 यूनिट्स हैं। टोटल कितनी यूनिट्स हुई? 8 यूनिट। ये 8 यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक ऑक्टामर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक ऑक्टामर बनाती हैं। दीज 8 यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑक्टामर। क्या बनाएंगे बेटा? ऑक्टामर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देख, ये हो गई अगर H2A, ठीक है, H2A की 2 यूनिट हो गई, H2B की 2 यूनिट हो जाएंगी, फिर H3 की 2 यूनिट और H4 की 2 यूनिट। ये सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाएंगी बेटा? एक ऑक्टामर बनाएंगी। यानी एक ऑक्टामर कुछ ऐसे होगा। ये होगा H2A, ये क्या है? H2B। इनके पीछे क्या है? एक दूसरी H2O है और इनके पीछे क्या है? एक दूसरी H2B है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है बेटा? एक H3 होगी ऐसे, और यहाँ पर क्या होगी बेटा? एक H4 होगी। H3 की दूसरी यूनिट इसके पीछे है और H4 की दूसरी यूनिट इसके पीछे है। ये H2A की दूसरी यूनिट, ये H2B की दूसरी यूनिट, ये H3 की दूसरी यूनिट और ये H4 की दूसरी यूनिट। अब ये 8 वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये 8 वाला जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑक्टामर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टामर। ठीक है, अब ये ऑक्टामर कैसा है सर? पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए कि ये एक ऑक्टामर है, ठीक है, 8 हिस्टोन से बना हुआ है, सॉरी 4 प्रकार के हिस्टोन की 8 यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, 4 प्रकार के हिस्टोन्स की 8 यूनिट से क्या हुआ है? ये बना हुआ है। अब ये डीएनए है जो निगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस डीएनए को क्या कर दिया जाता है बेटा? इसके अराउंड ऐसे रैप कर दिया जाता है। इसके अराउंड क्या करते हैं? ऐसे रैप कर देते हैं। ये देख, ये एक हिस्टोन है, हिस्टोन का ऑक्टामर है, और उसके बाद ये मैंने क्या किया? एक दूसरा हिस्टोन का ऑक्टामर लगा दिया। फिर क्या किया? यहाँ पर एक तीसरा लगा दिया। अब देखो, ये देखो ऐसे, यहाँ पर देखो बीच में क्या है? एक डीएनए है ऐसा छोटा सा, और यहाँ पर क्या है? एक मिनट, अब देखो ये क्या है? ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये भी क्या है? हिस्टोन का ऑक्टामर है। और इसके ये जो आपको केबल दिख रही है ना वाइट कलर की, ये केबल क्या है बेटा? ये केबल जो है ना आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए क्या करता है बेटा? रैप करता है किसके अराउंड? इसी ऑक्टामर के अराउंड। ठीक है, तो सर ये बीच में फिर जो आपने H1 लिखा है, ये कहाँ होगी बेटा? H1 ऐसे होती है बेटा बीच में। ठीक है, H1 ऐसे लग जाती है किनारे की तरफ। रुको मैं इसको करता हूँ ऐसे, H1 लग जाएगी किनारे की तरफ ऐसे, ताकि ये जो रैपिंग हुई है ना इस हिस्टोन के अराउंड, इस हिस्टोन के अराउंड ये जो रैपिंग हुई है ना, ये रैपिंग खुल ना जाए। देखो अभी इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, देखो यहाँ से खुल जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ? यहाँ पर एक मैं ऐसे इसको लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ऐसे, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है? आपका H1 है, जो इस रैपिंग, देखो इसको छोड़ देने के बावजूद भी, देखो ये सब छोड़ दिया है मैंने, इसको ढीला कर देने के बावजूद भी ये नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि इस H1 ने क्या कर रखा है? इसको दबा रखा है ताकि ये रैपिंग खुलने ना पाए। तो H1 क्या करती है बेटा? H1 इस रैपिंग को इस हिस्टोन के अराउंड बनाए रखने में मदद करती है। बात समझ आई बेटा इतनी? अगर इतनी बात समझ आई हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बेटा कि DNA इज रैप्ड अराउंड दिस ऑक्टामर। तो क्या लिखेंगे बेटा? DNA which is negatively charged, which is negatively charged is wrapped around
दिस ऑक्टामर। डीएनए क्या होता है बेटा, रैप्ड होता है इस ऑक्टामर के अराउंड। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि अगर ये क्या है बेटा, अगर ये मेरा ऑक्टामर है तो ये मेरा डीएनए क्या होता है, इसके अराउंड ऐसे रैप्ड होता है। ठीक है, जैसे देख मेरे पास ये एक ऑक्टामर है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरा ऑक्टामर है। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए इसके अराउंड ऐसे रैप्ड होता है। डीएनए क्या है, इसके अराउंड ऐसे रैप्ड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा? यहाँ तक बात समझ आई हो ना, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए आप, तो मैं इसको रफ करके ना इस रैपिंग ऑफ डीएनए को आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि इस ऑक्टामर के अराउंड कैसे डीएनए रैप करता है। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा। चलो, अच्छा एक बात इसमें और ऐड कर लेना, यहाँ पर H1 क्या करती है, H1 हिस्टोन इज हेल्प इन सीलिंग ऑफ रैपिंग ऑफ डीएनए। ये जो रैपिंग हुई रहती है, जो भी मैंने ब्लैक कलर का पेन आपको दिखाया था साइड में, वो क्या कर रहा था, वो रैपिंग को सील कर रहा था, यानी रैपिंग खुल ना जाए इस बात को वो क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। इन सीलिंग ऑफ रैपिंग डीएनए, रैपिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा यहाँ पर, एक मिनट रुकना बेटा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर बनाते हैं बेटा हमने एक ऑक्टामर। हमने क्या बनाया, एक ऑक्टामर। ये एक ऑक्टामर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये कितनी है सर, 10 नैनोमीटर है। कितनी है बेटा, 10 नैनोमीटर है। ये वाली लेंथ जो है ना, ये कितनी नैनोमीटर होती है सर, 5 नैनोमीटर होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक क्या बनाया, दूसरा ऑक्टामर बनाया। ऐसे, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिएगा क्योंकि इसका डबल होता है ये। ठीक है, तो अब मैंने तो थोड़ा सा छोटा बना दिया है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा बनाइएगा। ये ऐसे में थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन प्रॉपर आपको समझ आए इसके लिए इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, छोटा ही बना डाला है। ठीक है बेटा, देखो हमने लिया यहाँ पर एक डीएनए। इस डीएनए को क्या किया बेटा, इस डीएनए को ऐसा रैप किया, फिर यहाँ पर ले आया, फिर ऐसे रैप करके यहाँ पर ले आया। ऐसे रैपिंग करते हुए अलग अलग हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर थे जिनके अराउंड में रैपिंग करते हुए जा रहा था। ठीक है, अब रैपिंग करते हुए जा रहा था तो सर कितना रैप किया मैंने डीएनए, तो देखो ये अगर डीएनए है, एक मिनट बेटा, अगर ये डीएनए है तो यहाँ से देख बेटा, मैं अगर इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो ऐसे किया, फिर ऐसे करके एक टर्न लिया। ठीक, कैसे किया बेटा, ऐसे करके यहाँ से मैंने एक टर्न लिया, उसके बाद फिर यहाँ से क्या किया, इसको ऐसे बाहर कर दिया। यानी पूरी तरीके से 2 टर्न नहीं कर पाया, 2 टर्न से थोड़ा सा कम से ही मैंने उसको क्या कर लिया, फिर बाहर जाके किसी दूसरे ऑक्टामर पर लिपट गया। तो यानी आपसे कोई पूछे कि हिस्टोन में कितने टर्न होते हैं डीएनए के, डीएनए ऐसे कितने टर्न मारता है, तो वो मारता है 1.75 टर्न। ठीक है, तो ये टर्न कितना है बेटा, तो ये जो टर्न है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक लेकर डीएनए जो रैप्ड हुआ है, ठीक है, किसके अराउंड, ये डीएनए रैप हुआ ऑक्टामर के अराउंड। तो इस डीएनए को हम यहाँ से, ये जितना डीएनए यहाँ पर रैप हुआ है, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं बेटा, रैप्ड डीएनए। क्या कहेंगे, रैप्ड डीएनए। रैप्ड डीएनए को ही एक और नाम से जानते हैं बेटा, किस नाम से, कोर डीएनए उसके नाम से। कोर डीएनए में यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक भर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कोर डीएनए है ना, कोर डीएनए में बेस पेयर्स के नंबर होते हैं 200 बेस पेयर। कितने होते हैं बेटा, 200 बेस पेयर। अब इसमें देख, कुछ इधर भी किनारे निकला हुआ है, कुछ इधर भी किनारे निकला हुआ है। अगर इस किनारे निकले हुए दोनों को निकाल दे तो क्या बचेगा, वो पार्ट बचेगा जो केवल और केवल किससे अटैच है, हिस्टोन से अटैच है। तो अगर हम उसकी बात करें ना, तो वो होता है कितना बेस पेयर, 147 बेस पेयर। अगर इस साइड वाले को
और इस साइड वाले को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा बेटा, 147 या 146 बेस पेयर बचेगा। लेकिन आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि रैप्ड डीएनए जिसको हम कोर डीएनए कह रहे हैं, जो यहाँ पर है बेटा वो क्या है, वो हमारा कोर डीएनए है। उसका बेस पेयर कितना है बेटा, 200 बेस पेयर। तो यानी यहाँ पर 200 बेस पेयर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब अगर मैं पूछूं कि मुझे चाहिए रैप्ड डीएनए की लेंथ ऑफ रैप्ड डीएनए, रैप्ड डीएनए की लेंथ चाहिए बेटा, तो मुझे डीएनए की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। इससे मैं इंटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, रैप्ड डीएनए का जो है लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये तो हो गया ऑक्टामर, ये क्या हिस्टोन ऑक्टामर है, ये भी क्या है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर है, ये भी क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। जो किससे बना होता है, जो बना होता है H2A, H2B, H3 एंड H4 के 2-2 यूनिट से। तो सर H1 कहाँ है इसमें, H1 कहाँ है बेटा, एक मिनट रुक जरा, मार्कर चेंज करने दे मुझे। H1 कहाँ है सर, H1 इसमें यहाँ पर है, ये हो गई H1 जो इसकी सीलिंग को क्या कर रही है बेटा, रोक रही है, सीलिंग कर रही है, इसकी अनरैपिंग को रोक रही है, ये अनरैप्ड ना होने पाए। दिस वन इज H1 एंड H1। सिंगल यूनिट इस्तेमाल होती है, इन सब की डबल यूनिट इस्तेमाल होती है, ठीक है सर। अब सवाल ये है कि यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहाँ से ये जो डीएनए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डीएनए था, इसको तो मैंने रैप्ड डीएनए या कोर डीएनए कह दिया था, 200 बेस पेयर है, ठीक है सर। तो ये जो डीएनए बीच में है यहाँ पर, ये इस ऑक्टामर और इस ऑक्टामर के बीच में यहाँ पर जो डीएनए है ना, इस डीएनए को आप क्या कहोगे बेटा, इस डीएनए को कहते हैं हम लोग लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटा, इस ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड डीएनए है, तो हम क्या कहेंगे, ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए। इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हो बेटा, न्यूक्लियोसोम। कितना होता है बेटा इसका, ये होता है 10 नैनोमीटर। कितना होता है बेटा, 10 नैनोमीटर। इस इतने को, इस रैप्ड डीएनए को और इसको ऑक्टामर को आप क्या कहोगे बेटा, इसको आप कहोगे न्यूक्लियोसोम। यानी ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है और ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए जब आपका कंडेंस होता है ऐसे ना, तो उसमें क्या होते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे से, देखो अगर यहाँ पास से देख रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, अगर इसी को दूर से देखोगे तो एक छोटा सा ऐसे बिंदी दिखेगा, ये दूसरा बिंदी, ये तीसरा बिंदी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके के डॉट्स दिखाई देंगे। अगर दूर से देखोगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे। दीज डॉट्स आर एक्चुअली हिस्टोन ऑक्टामर एंड रैप्ड डीएनए। तो ये क्या है बेटा, ये वो डॉट्स हैं, ये ऑक्टामर के डॉट्स हैं जिनके अराउंड क्या है, डीएनए रैप्ड है। तो ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोसोम है और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोसोम, या तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके लाइन से क्या लगे हैं, न्यूक्लियोसोम। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको एक माला में जैसे मोती लगे होते हैं ना, उस तरीके का कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। जैसे एक माला में मोती लगे रहते हैं ना, उसी तरीके से हमारे इस डीएनए पर क्या लगे हुए हैं, ये हिस्टोन ऑक्टामर लग के इसको क्या कर रहे हैं बेटा, कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल किसे कहा जाता है बेटा, वो न्यूक्लियोसोम मॉडल को कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। 200 बेस पेयर किसकी लंबाई है सर, रैप्ड डीएनए की लंबाई है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेवल ऑफ पैकेजिंग देखते हैं। चल बेटा मैं इसको रफ करता हूँ। क्लास जो है थोड़ा सा लंबी होती जा रही है, बट कोई बात नहीं बेटा, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना, हमें तो अच्छे से सीख के जाना है, ठीक। तो हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है, कायदे से सीख के जाएंगे, अच्छे से सीख के जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा ना, जो आपको पूरे जीवन भर काम देगा, ठीक है। आज आप
ठीक है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड्स में हो, आगे जाके आपको कुछ बड़ा करना होगा, डॉक्टर बनना है या फिर आगे जाके आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो ये सारी चीज़ें बेटा बेसिक फाउंडेशंस है ना, ये हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पर लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ठीक है बेटा, परेशान मत होना, इलेक्ट्रिसिटी का इशू कभी भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक, तो लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस डीएनए को। चलो ऐसे बनाता हूँ मैं डीएनए को, ये डीएनए है। आपको क्या पता है बेटा, इस डीएनए का डायमीटर जब आपने ऐसे ऐसे डीएनए बनाया था तो इसका डायमीटर कितना लिखा था, 2 नैनोमीटर इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम लिखा था। तो इसको क्या कर दिया सर, ये 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट लेवल है किसका, डीएनए का। फिर क्या किया, जब हम लोग सेकेंड लेवल पर गए तो डीएनए को आपने क्या किया था, ऐसे छोटे छोटे आपके पास क्या थे, ऐसे छोटे छोटे से आपके पास हिस्टोन ऑक्टामर्स थे। क्या थे आपके पास, ऐसे छोटे छोटे से हिस्टोन ऑक्टामर्स थे। इनके अराउंड आपने क्या किया, डीएनए को ऐसे रैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए था उसको आपने क्या कहा बेटा, उसको आपने कहा कि रैप्ड डीएनए है सर ये। इसी को आपने क्या नाम दिया सर, कोर डीएनए मैंने कहा था। कितने बेस पेयर होते हैं बेटा, 200 बेस पेयर होते हैं। कितने टर्न होते हैं, 1.75 टर्न होते हैं, या फिर 3/4 टर्न होते हैं। क्या लिख रहा हूँ यार मैं। ठीक है, इसको क्या कहा था बेटा, इस इतने पार्ट को आपने क्या कहा था, न्यूक्लियोसोम कहा था। इसका डायमीटर कितना था सर, 10 नैनोमीटर का था। तो पहले कितने में था ये, 2 नैनोमीटर में था। अब थोड़ा सा और कंडेंस हुआ, थोड़ा सा मोटाई में बढ़ा। देखो जब भी कोई चीज़ होगी ना, देखो अभी मैं इसी को ले लेता हूँ, आपका डीएनए है मेरे पास। अगर ये बेटा ऐसे लंबा है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके कंडेंस कर रहा हूँ। देखो कंडेंस कर रहा हूँ तो इसकी मोटाई बढ़ रही ना। अभी क्या था, देखो इसका डायमीटर ऐसे कम था, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कंडेंस कर रहा हूँ, देखो जैसे थोड़ा सा कंडेंस किया, इसका डायमीटर क्या हो गया, देखो इसका डायमीटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडेंस होती जाएगी ना चीज़ें, वैसे वैसे डायमीटर क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है उसका। उसके बाद इस न्यूक्लियोसोम का कितना था बेटा, 10 नैनोमीटर का था। फिर इसकी प्रॉपर और फोल्डिंग हुई। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको आपने न्यूक्लियोसोम कहा। अब क्या करेंगे, अब मैं 6 न्यूक्लियोसोम को मिलाकर एक ऐसे रिंग बना लेता हूँ। ऐसे क्या किया मैंने, ये मेरे पास अलग अलग ऐसे करके 6 न्यूक्लियोसोम थे। कितने थे बेटा, 1 मिनट, चलो मेरे पास 5 ही मार्कर हैं। ये मेरे पास क्या था, 4 ही हो गए, अब एक गिर गया नीचे। तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास ऐसे 4 अलग अलग न्यूक्लियोसोम हैं। इनको कंडेंस कर दिया मैंने ऐसे। अब देखो किस फॉर्म में आ गए, अब ये आ गए बेटा रॉड फॉर्म में। किस में आ गए हैं बेटा, एक रॉड फॉर्म में आ गए हैं। और सामने से देखोगे तो कितने हैं बेटा, ऐसे 4 दिख रहे हैं ना। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं 6 ऑक्टामर लेता हूँ। 6 ऑक्टामर को ऐसे साथ में एक साथ ले आ देता हूँ, और साथ में एक साथ ले आने के बाद ये कैसे हो जाते हैं बेटा, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाया ऐसे। ये क्या है मेरे पास, ठीक, ये क्या है मेरे पास, ये 6 ऑक्टामर ऐसे लाइंस में आ गए और ऐसे सिलेंड्रिकल तरीके से क्या हुए, बढ़ते गए। अब ये जो सिलेंड्रिकल तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ना, तो बेटा देखो इसका डायमीटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यहाँ पर कितना था, 10 था, यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये 30 नैनोमीटर। और ये संरचना जो है ना, ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है सोलेनॉइड। क्या कहलाएगी बेटा, सोलेनॉइड कहलाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, देख इधर, ये जो आपने स्ट्रक्चर अभी अभी ड्रॉ करवाया हमसे, ये अब ये क्या करेगा बेटा, ये ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में था। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा कंडेंस होगा ऐसे। अब ये इस तरीके से ऐसे क्या होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा। ठीक है, कंडेंस होता जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा,
कंडेंस होता जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा तो इसका जो डायमीटर है ना वो और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा कितना, यहाँ पर कितना था बेटा, ये था 30 नैनोमीटर। अब कंडेंस होके क्या बन गया, अब बन गया बेटा 400 नैनोमीटर। क्या बन गया, 400 नैनोमीटर। अब ये कंडेंस होके ऐसे कंडेंस होके क्या बना डाला, एक क्रोमोसोम बना डाला। क्या बना डाला भैया, क्रोमोसोम बना डाला। ठीक, इस क्रोमोसोम की एक आर्म को यहाँ को, इसको मैं कहता हूँ बेटा क्रोमैटिड। क्या कहता हूँ बेटा मैं, इसको मैं कहता हूँ क्रोमैटिड। इसका कंडेंसेशन कितना होता है सर, 700 नैनोमीटर होता है। कितना होता है बेटा, 700 नैनोमीटर। ठीक है, अगर 700 इसका है तो बेटा 700 ही किसका मानता हूँ मैं, इसका मानता हूँ। 700 नैनोमीटर इसका है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर कंसिडर करें तो, इन दोनों का कंसिडर करेंगे सर तो कितना आ जाएगा सर, 1400 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसे आपके पास डीएनए था, फिर आपके पास ऐसे क्रोमेटिन था, फिर आपके पास क्या था, क्रोमोसोम था। असल में चीज़ें कैसे घटित हुई हैं बेटा, इसमें आपने देख लिया ना, ये फर्स्ट लेवल है एंड दिस वन इज़ योर सेकंड लेवल, दिस इज़ थर्ड लेवल एंड दिस इज़ फोर्थ लेवल एंड दिस इज़ बेटा फिफ्थ लेवल। ठीक है, फिफ्थ लेवल पर क्या मिला मुझे, ये मिला है मुझे क्रोमोसोम। फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा। तो एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। ठीक है, क्या बताता हूँ, एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे जैसे इधर आया होगा, इधर तो कम कंडेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे इधर आया होगा इधर हाईली कंडेंस हो गया। तो इधर क्या हुआ बेटा, कम कंडेंस था, लेकिन जैसे जैसे इधर आया होगा हाईली कंडेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को अगर मैं कहता हूँ क्रोमैटिन, क्या कहता हूँ बेटा, मैं क्रोमैटिन कहता हूँ। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्रोमैटिन कहा। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर ये सोलेनॉइड था, फिर ऊपर न्यूक्लियोसोम था, ऊपर क्या था, डीएनए था। ये क्या है बेटा, क्रोमैटिन है। ठीक है, ये क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन में क्या है बेटा, ये आगे वाला हिस्सा कम कंडेंस होगा, जैसे जैसे इधर आया होगा वो ज़्यादा कंडेंस हो गया होगा। तो आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं बेटा यूक्रोमैटिन। क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन। ये वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, दिस वन इज योर हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन क्या है, वो हिस्सा है जो लेस कंडेंस होता है। अच्छा, जो लेस कंडेंस होगा उसको खोलना आसान है कि नहीं, हाँ सर खोलना आसान है। अगर खोलना आसान है तो ट्रांसक्रिप्शन वाले जो जीन्स होंगे वो इस पार्ट में होंगे कि हेट्रोक्रोमैटिन वाले में होंगे। सर जिस पार्ट को खोलना आसान होगा जीन्स तो उसी पार्ट में होंगे, क्योंकि उनको तो एमआरएनए बनाना है। तो अपने आप को कोई क्यों ऐसी जगह डालेगा जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो जीन ने अपने आप को कहाँ लोकेट किया बेटा, यूक्रोमैटिन में। ठीक है, तो जीन कहाँ होते हैं बेटा, यूक्रोमैटिन वाले पार्ट में होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ से उनको निकल कर एमआरएनए बनाना आसान होता है। निकलते तो नहीं है बेटा, वहाँ से उनको मतलब अनफोल्ड होके क्या करना, ओपन होके क्या करना आसान होता है, एमआरएनए बनना आसान होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सी बात है बेटा। अगर इस बात को समझ आ गई हो तो ये हो गई हमारी लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, अब छोटी सी बात इसमें और समझ लेते हैं फटाक से। इसको बेटा मैं फटाक से स्क्रीनशॉट करें आप, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या किया बेटा मैंने, चलो इतने में ही समझ लेंगे हम लोग। इतने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है हमको। सबसे पहले मेरे पास क्या था बेटा, डीएनए था। कितना था सर, 2 नैनोमीटर था। ठीक है, कितना था सर, 2 नैनोमीटर। डीएनए से कंडेंस किया तो क्या बना, डीएनए से बना न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए से क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम को हम क्या कहेंगे, 10 नैनोमीटर है। ठीक है, इससे क्या बना बेटा, इससे बना सोलेनॉइड, विच इज़ कितना नैनोमीटर है बेटा, सोलेनॉइड कितना है बेटा, सोलेनॉइड है आपका 30 नैनोमीटर। फिर क्या बनता है बेटा, क्रोमैटिन बनता है 400 नैनोमीटर का। फिर इस क्रोमैटिन से क्या बना, इससे बना क्रोमोसोम। एक मिनट बेटा, इधर चेक करने तो ज़रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट बना था बेटा, यहाँ पर एक क्रोमैटिड बना था। क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट देख रहे थे हम लोग, क्रोमैटिड देख रहे थे, जो कितना था, 700 नैनोमीटर था। फिर उसके बाद क्या बनाया था, उसके बाद हमने एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाया था। क्या बनाया था, कंप्लीट क्रोमोसोम बनाया था। कितने का बेटा, 1400 नैनोमीटर का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैंने कह दिया ये क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपको मैं कहता हूँ ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन के ये जो इधर वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन, क्योंकि ये लेस कंडेंस है, ओपन करना आसान है।
ये क्या है, यूक्रोमेटिन है। एंड दिस पार्ट विच इज हाईली कंडेंस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। क्या है ये, हेट्रोक्रोमेटिन। अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर। इस पार्ट को यहाँ से मैंने आप इस वाले हिस्से को क्रोमेटिन कह दिया, इस वाले हिस्से को क्या कह दिया, यूक्रोमेटिन कह दिया। अब सॉरी हेट्रोक्रोमेटिन कह दिया। यूक्रोमेटिन क्या है बेटा, ये लेस कंडेंस पार्ट है। क्या है, लेस कंडेंस पार्ट। एंड दिस वन इज हाईली कंडेंस पार्ट। ठीक, हाईली लेस कंडेंस है बेटा, इजिली ओपन, इजिली कैन ओपन, नॉट इजिली ओपन। हेट्रोक्रोमेटिन को आप आसानी से नहीं ओपन कर सकते हो। ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड इन दिस पार्ट। इसमें क्या लिखोगे, जीन्स क्या है बेटा, इसमें जीन्स इसमें एब्सेंट है, क्योंकि ये पार्ट ओपन करना आसान नहीं है। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन को हमने सीख लिया। ठीक है, हमने लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग सीख लिया। ये पहला लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और छठे लेवल पर क्या मिला मुझे, कंप्लीट क्रोमोसोम मिला। आई होप यहाँ तक की चीज़ें, अंडर क्लास बेटा लंबी हो गई ले, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट क्या करें, कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही है। अब मैं मेहनत करके अगर पढ़ा सकता हूँ कंटिन्यू, तो बेटा उम्मीद करते हैं मेहनत करके आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और पढ़ाई तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। क्यों, क्योंकि बेटा पढ़ाई ये वो चीज़ है ना जो आपका और आपकी फैमिली का फ्यूचर बदल सकती है और आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। ठीक है, एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी को अगर बहुत ऊपर जाना है ना, उसके पास एक ही जरिया है कि वो पढ़ाई करे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए बेटा, और अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपना समय केवल अपनी पढ़ाई को देंगे। ठीक है, अपनी फैमिली को देंगे। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।